और बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और अगर कोई सब्जेक्टेड प्रॉब्लम है तो आप हमसे जरूर पूछिए। हम आपको एक जरूरी बात कहना चाहते हैं, आज बहुत ही मजबूरी में कह रहे हैं ये बात कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम वीडियो ना बनाएं। क्या आप लोग चाहते हैं हम वीडियो बनाएं? आप लोग चाहते हैं कि हम पढ़ाएं? अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पढ़ाएं और वीडियो बनाएं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतने ही हमारा भी उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो हमको बस एहसास कराइए कि हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं। ठीक, अगर आपको फायदा मिलता है तो अच्छी बात है, और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी वीडियो को लाइक करें, देखें। जिनको जरूरत है, जो पढ़ रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उन तक ही पहुंचाइए ताकि उनको भी मटेरियल पढ़ने के लिए मिल सके। ठीक है, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, हमारा वीडियो उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। अगर आप हकीकत में चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, कई दिन से बना रहे वीडियो, ये बन नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम्स आ जा रही थी कुछ, तो आज फाइनली उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो टॉपिक बीच में छूट गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो अब आज हमारा टॉपिक है ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ लीजिए, पढ़ चुके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं मेटल पे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। भाई, मेटल से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये चीज नहीं है। आपको भी अगर पैसे पकड़ा दिए जाएं ढेर सारे तो आप भी यही करोगे, घर से निकलोगे, भागोगे, घूमोगे, टहलोगे, ठीक, एंजॉय करोगे। ये भी वही कर रहे हैं। तो देखते हैं ग्राफ कैसे आता है। दो तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। पहला तरीका देखिए कि ये एक मेटल शीट है और इस मेटल शीट पे इलेक्ट्रॉन, इस मेटल शीट पे क्या है कि लाइट पड़ रही है। इस मेटल शीट पे जो लाइट पड़ रही है वो लाइट की फ्रिक्वेंसी इसकी कम है। अभी एच में छोटा बनाया है, हमने छोटा बनाया है एच में, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है। ठीक, ये एनर्जी आकर के इस इलेक्ट्रॉन को मिली तो ये इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली, इतनी एनर्जी नहीं मिली कि निकल के भाग सके, ये थोड़ी सी एनर्जी थी, ये हिला और वहीं रह गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी और हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी। जो फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, एच तो वही रहेगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी अगर हम बढ़ा देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। देखिए, थोड़ा और बड़ा बना दिया, मतलब इस फोटॉन की एनर्जी और भी ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा है, इसे को मिली, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली वो इतनी नहीं मिली कि वो बाहर निकल सके। ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ा और वही रह गया। उसके बाद आपने फिर क्या किया, फिर आपने और बढ़ा दी फ्रिक्वेंसी और बढ़ाई, एनर्जी और बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इस फोटॉन को मिलने वाली, इस इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अब इसको इतनी एनर्जी मिल गई है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके सरफेस पर आ गया है। हम आपको यहां पे बता दें कि इलेक्ट्रॉन को भीतर से बाहर तक निकलने में एनर्जी क्यों खर्च होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से हटता है तो वहां पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आता है। वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो उसके अगेंस्ट इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर निकलने में एनर्जी खर्च होगी। जहां फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां जानते हैं क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क यहां भी होगा, वर्क यहां भी होगा, कार्य यहां भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को धातु के भीतर से बाहर तक निकलने में जितनी एनर्जी खर्च करना पड़ती है वही क्या होता है, कार्यफलन होता है, वही वर्क डन होता है। ठीक, तो ये यहां से यहां तक जितनी एनर्जी चाहिए वो किसमें खर्च हो रही है, वर्क में। यानी ये जो वर्क डन है वो इसके बराबर आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी मान ले ये एच न्यू। ठीक, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ही वर्क डन के बराबर होगी, वही वर्क फंक्शन के बराबर होगी, वही कार्यफलन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को भीतर से बाहर तक निकलने में जो एनर्जी खर्च हो रही है वही क्या है, इसका कार्यफलन है। ठीक, जितनी एनर्जी यहां से यहां तक चाहिए निकलने के लिए वो क्या हो गया, कार्यफलन हो गया। ठीक है, वर्क फंक्शन हो गया।
तो कह सकते हैं वर्क फंक्शन डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, केवल इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत पड़ती है वो क्या होती है, कार्यफलन होती है। तो ये ही एनर्जी कार्यफलन में खर्च हो रही है, इसलिए हम कह देंगे कि यही क्या होगा, W हो जाएगा। W इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, W इक्वल टू एच म्यू नॉट। W क्या है, B भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको B भी लिख रखा है, ठीक है, तो वो भी कार्यफलन नहीं होगा। अब उसके बाद आपने एनर्जी और दे दी और बढ़ा दी, अब बढ़ा दी तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा ही, अभी भी उसके पास एनर्जी ज्यादा मिल गई वर्क फंक्शन से, तो अब क्या होगा, अब इसके पास एनर्जी बची हुई है, क्या भागेगा, भागेगा। मतलब ये जो एनर्जी दी गई दो बातों में खर्च हो रही है, तो यहां पर जो आपकी एनर्जी है एच न्यू वो दो बातों में खर्च हो रही है, एक तो W में और दूसरा E के। ठीक, तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन सकती है, वो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, तो आप लिखेंगे इक्वेशन, क्या हो जाएगी इक्वेशन, तो हो जाएगी एच न्यू इज इक्वल टू ई के प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू ना कहेंगे हम एच न्यू नॉट भी कह सकते हैं, इसको एच न्यू नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इतना। अब देखो यहां हमने ई के लिया है, तो इसको हम यही रोक दें, ई के इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, हम इसको चाहें तो कंपेयर करा सकते हैं किससे, देखो यहां पर जो ये चीज दे रखी है, हम यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम कंपेयर करें तो y एक्सिस पे हमने ई के ले रखा है, y एक्सिस पे हमने ई के ले रखा है, ये y एक्सिस, और x एक्सिस की तरफ हमने क्या ले रखा है, x पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही x। कुछ ये ग्राफ समझना है आपको किस तरीके से, ये हम लेकर क्या है इक्वेशन, आप जानते हो भाई, यहाँ ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी दो बातों में खर्च हो रही है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक बाहर निकालने में, इनके वर्क फंक्शन में, और दूसरे उसके काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाने में, तो दो बातों में खर्च हो रही है, कार्यफलन में और गतिज ऊर्जा में, इसलिए दोनों के बराबर लिख दिया। यहां से ई के स्क्वायर ये आ गया, इतना ही आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, कंपेयर करा, तो ये इसके है, ये इसका है, इधर भी है, और यहां पर आ गया C इज इक्वल टू क्या चीज, माइनस एच नॉट। तो ये माइनस एच नॉट ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ये ऐसे करके जाएगा। मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कम चाहिए, क्योंकि यहां पर ऊर्जा ज्यादा एनर्जी पड़ रही है, तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी इससे बढ़ गई, तो क्या हो गया, ये न्यू नॉट डैश हो गया। तो भिन्न भिन्न, इससे पता चलता है कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन अलग होता है, इसीलिए उनके लिए अलग अलग आवृत्ति की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी उनकी देहली आवृत्ति अलग अलग होती है। ठीक, डिफरेंट मेटल्स के लिए जो वर्क फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब जब वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा तो उनकी जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अमाउंट, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो जैसे इसके लिए कम है, इसके लिए ज्यादा है, और ये जो जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, भाई यहां से यहां तक जितना काम करते हैं, जितना वर्क करना पड़ता है, जितनी एनर्जी वो खर्च कर देते हैं, उसी को हम वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन कहते हैं। ठीक, और इस न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाले तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, न्यू नॉट से ज्यादा डाले तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, the minimum frequency of light which is required for the emission of electron from the metal surface is known as threshold frequency। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जितनी न्यूनतम निश्चित आवृत्ति चाहिए, उसी को हम कह देते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, अब ये आपका ग्राफ ये हो गया, और हमने उसी ग्राफ में
आप दो ग्राफ बनाइएगा, पहले वो वाला ग्राफ, ये बाद में बनेगा जब हम लिखेंगे फॉर टू डिफरेंट मेटल्स, दो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, तो आप ये ग्राफ बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब पूरा देख लीजिए ग्राफ, हट जाते हैं। मिलने लगी तो ये जो हो गई मिनिमम फ्रिक्वेंसी हो गई, इसी क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक, ये चीज। तो अब इसमें जैसे आपको लिखना क्या है, एक तो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितनी मिनिमम एनर्जी, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्यफलन। अभी दोनों डिफरेंशियल लिख दी हमने। ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति की डिफिनीशन ये हो गई, और ये नीचे वर्क फंक्शन की डिफिनीशन हो गई जो हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये नीचे का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे कर दिया जाए। नीचे देख लीजिए क्या लिखा है, ये। ठीक है, क्या लिखा है, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए जरूरी होती है, उसे धातु की कार्य फलन कहते हैं। और एक चीज लिख लेना इसमें, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे, एम से। ठीक है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो अब तो दिख ही रहा होगा। तो ये हमारा हो गया। अब तो ठीक है, देखो क्या होता है। अब एक चीज और, इस पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं आकर के, इसी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हटा देने तो समझ ही गए हो क्या है क्या नहीं है। अब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन आके पड़ रहा था, ये तो ये फोटॉन आ रहा, फोटॉन आ रहा था। ये फोटॉन आया, यहां पड़ा, इलेक्ट्रॉन को मिला, इसको भागा इलेक्ट्रॉन। फोटॉन के पास एनर्जी क्या थी, एच थी। तो जब इलेक्ट्रॉन ने इसको एच ने एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहां से यहां तक आया, तो इसने एनर्जी यहां खर्च कर दी, यहां से यहां तक आने में। यहां से यहां तक आने में कितनी एनर्जी खर्च की, तो आप कहोगे एच न्यू नॉट खर्च। यहां से यहां तक आने में एच नॉट, इतनी फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, इतनी आवृत्ति के संगत ऊर्जा इसने खर्च कर दी। तो कितनी हो गई, एच लगा दो न्यू नॉट। तो भाई ये तो न्यू नॉट थी ये ना, तो ये तो न्यू नॉट हो गया। यहाँ भाई इलेक्ट्रॉन, जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन पड़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहां से केवल यहां तक निकले, तो उसके लिए जितनी ऊर्जा जब पड़ती है, जितनी एनर्जी पड़ती है, वो कितनी थी, एच न्यू नॉट। क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड की फ्रिक्वेंसी कितनी, एच है। तो फ्रिक्वेंसी एच में की जरूरत थी यहां से निकालने के लिए, तो कितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो कहोगे आप एच नॉट। और यही क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, अब इस वर्क फंक्शन में क्या लिखेंगे आप, तो ये अगर मान लो ज्यादा देती है तो क्या होगा, तो वो बाहर भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दौड़ेगा भी। मतलब बाहर तो निकलेगा ही, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब एनर्जी रहेगी तो क्या होगा, दौड़ लगाना स्टार्ट कर देगा, तो वो दौड़ लगाएगा। ठीक, तो ये एनर्जी कितनी होती है, कहोगे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इतनी होगी। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं, यही पे लिख दे रहे हैं कि जो एचन्यू एनर्जी है वो दो बातों में खर्च हो रही है। आगे की चीज आएगी, समझ लीजिए। एचन्यू एनर्जी है, दो बातों में खर्च हो रही है, एक तो बाहर निकलने में और दूसरा दौड़ने में। तो एच न्यू नॉट, ठीक, और कह सकते हैं प्लस ई के। तो अब ई के इक्वल टू क्या हो गया, तो आप कहोगे ई के इक्वल टू हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये चीज आ गई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है,
अगर हम ग्राफ से ये मान लें कि ये क्या होता है कि जो इसके न्यू के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा होगी, क्या हुई एच न्यू, तो ये एच न्यू हो गई टोटल एनर्जी। ठीक, जितनी लाइट डाल रहे हो ये टोटल एनर्जी हो गई। अब देखो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ग्राफ में क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे इसकी एनर्जी में से। ठीक, तो माइनस किया क्या चीज, बी, क्या बचेगा, ई के बचेगा। तो बात वही है, बस कि ग्राफ से बताया गया है, इस ग्राफ से कि देखो ये माइनस बी है, इधर ई के है, ठीक है, और इधर क्या है, न्यू है। तो न्यू के करस्पॉन्डिंग न्यू जो दे रहे हो उसकी वजह से कुछ एनर्जी होगी, तो उसकी वजह से एनर्जी हो रही है। जैसे अब इसको एच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगा। ठीक, अब एनर्जी टोटल हो जाएगा यहां से यहां तक वाला। तो अगर टोटल एनर्जी में से वाला माइनस कर तो क्या बचेगा, ई के बचेगा। तो वही ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस बी हो गया। ठीक, अब हमने ये कहा कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और फ्रिक्वेंसी कम करते जा रहे हैं तो इतनी कम कर दी हमने कि एच न्यू जो है, जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है न्यू जो है वो न्यू नॉट के इक्वल कर दी। इफ यदि ऐसा होता है तब क्या होगा, देन क्या हो जाएगा, रखते हैं। तो जब ये इसके अगर बराबर हो जाएगा तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। भाई ये धीरे धीरे कम कर दो, और कितनी कर दो, कितनी, न्यू नॉट कर दो। न्यू नॉट करोगे तो कांटेनेटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहां पर आओगे कांटेनेटी कहां मिलेगी, मिली नहीं, तो क्या रखोगे, जीरो। अब इसको ले आओ तो क्या होगा, जीरो इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट माइनस बी, यानी एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। और यही क्या है, वर्क फंक्शन है। यही इसमें बताया जाता है कि W इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। ये आप जो है पढ़ोगे भी, न्यूमेरिकल भी। और बताएं, ये जो है पूछा गया है, एक बार ये चीज पूछी गई है। वर्क फंक्शन तो कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कई बार पूछी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक दो बार पूछा गया है। अब एक और तरीका है कि इस ग्राफ को बनाने का। क्या तरीका है वो जरा देखिए, इसको मिटा दें। ये तो लिख ही लोगे ना बेटा, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है, हमने पढ़ा है कि फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, ई के। तो हमने यहां ई के लिखा, और ई के इक्वल हमें बस नहीं पता कि ग्राफ क्या है, कैसा है, अभी ये ग्राफ को भूल जाइए, ठीक है। अब हम ये लिखते हैं, तो ई के इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से यही चीज तो होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि आने वाली एनर्जी दो बातों में खर्च हो रही है, बाहर निकलने में और क्वांटिटी बढ़ाने में। तो क्वांटिटी अगर पूछा जाएगा तो इस टोटल में से ये वाला माइनस कर दो जो खर्च करके आए। भाई हम कहें यहाँ पर इसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो आप कहोगे जो टोटल एनर्जी थी वो यहाँ ये खर्च कर चुका है, वो माइनस कर दो, बाकी यहाँ बची आकर के, ठीक है। तो ये ई के इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ई के इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वर्क फंक्शन है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक। अब एक चीज और है, आप ध्यान देखो, जब ये निकलते थे इलेक्ट्रॉन तो ऊपर आप कह रहे थे ग्राफ ऐसा है, डायग्राम ऐसा है, इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे और ऐसे। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते, कितनी एनर्जी साथ निकले, ई के साथ। यहां पर आप क्या करते थे, इस पॉजिटिव प्लेट्स पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाते थे ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जीरो करने के लिए आप यहां पर वी नॉट लगाते थे। तो उसके तो यहां से यहां तक कितना अपनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च हो गई, यहां रुक गया जाकर के, ठीक। तो किसने रोका, वी नॉट पोटेंशियल ने, कट ऑफ पोटेंशियल ने। इस कट ऑफ पोटेंशियल की वजह से एनर्जी कितनी थी, वी, इतनी एनर्जी। ये कह सकते हो कि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास करंट एनर्जी थी, या आप कह सकते हो ई के थी, या आपको ये दोनों बराबर थे, तो दोनों बराबर यहां पर रख देंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो आप कहोगे कि ई के इज इक्वल टू कितना हुआ, ई वी
नॉट। ठीक, अब आपने क्या काम किया, ई बी नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, ई बी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये हटा दे यहां से, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू अपॉन ई माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। ठीक, ये हमको मिली। अब हम इसमें देखें तो एक काम कर सकते हैं, यहां पर x कांस्टेंट है और e, इसको ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये आपने किया। अब हम यहां पर इसको, जो आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कराएं। किससे, वो कौन सी होती है, तो हम करा दें, एक होता है माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, ये ले लें, तो कंपेयर जब कराएंगे तो ये तो आ गया इधर, ये तो आ गया इधर, ये इसके बराबर, इसके बराबर। देखो एक्स पर क्या ले ली, फ्रीक्वेंसी, आपने एक्स पर फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक, अगर मान लो ये ग्राफ ना बनाओ तो तब भी तो ये जाएगा, तो क्या हो, क्या दिखाएंगे इसमें, कैसा बने ग्राफ, इधर फ्रीक्वेंसी आपने लिख दी, इधर ई के लिख दिया। ठीक, और मान लो ग्राफ ना भी बनाओ, ऐसे करके ऐसे आपने एक तरफ क्या ले लिया, एक्स एक्सिस पर क्या लिया, न्यू, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे वी नॉट, या कह सकते हो ये क्या हो जाएगी, एनर्जी, ई बी नॉट, ई बी नॉट ले सकते हो। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये आपको मिल रहा है, तो ये लाइन, ये सेगमेंट ऐसे कीजिए, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, अब ये ग्राफ इसका आ गया, तो ये जो इधर नीचे शो कर रहा है ये चीज, ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है, ये डब्ल्यू हो गया। ठीक, और यहां से यहां तक के लिए ये हो गया क्या चीज, न्यू नॉट। अब लिख लो तो लिखो या ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो हमारा ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको वही बना के मिटा के बना दिया, तो भाई हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग, माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, इससे इसको बना दिया। यहां ये किसमें आएगा, माइनस में आएगा। देखो ये कैसा माइनस में है, चीज कैसी माइनस में ही, तो माइनस में आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं, बस। अब ये ग्राफ 2-3 बार पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2-3 बार पूछा चुका है। तो ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइव आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, या आइंस्टीन समीकरण, प्रकाश वेग प्रभाव में आइंस्टीन समीकरण प्राप्त कीजिए, या आपसे इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं कि डिड्यूस द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और क्या चीज, ड्राइव द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एच न्यू। ये आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए होता क्या है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला और इलेक्ट्रॉन चला यहां से, जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन चलता है तो आपका ये जो आ रहा है ये किसके ऊपर आया, मेटल। ठीक है, ये फोटॉन आया ऊपर से, लाइट इंसिडेंट हो रही इस पे, लाइट इंसिडेंट हुई तो ये फोटॉन है, ये फोटॉन, ये फोटॉन, ये फोटॉन, ये फोटॉन यहां आया। अब ये किसी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको ये एनर्जी दे दिया। इसको एनर्जी देने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकलेगा, ऊपर निकलने लगा। ठीक है, और ऊपर निकलने के बाद वो भागा भी, तो इसलिए ई के लिख रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी एच न्यू, ये 2 बातों में खर्च हो रही है। एक तो यहां से यहां तक इसको बाहर निकालने में, और दूसरी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। तो आइंस्टीन ने यही कहा कि पहली बात तो ये था कि क्या था, क्वांटम थ्योरी थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, कि जो कोई भी बॉडी एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन करती है तो वो छोटे छोटे बंडल
या पैकेट के फॉर्म में करती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। और द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज h न्यू, 2h न्यू और 3h न्यू। तो हम h न्यू मान लेते हैं। यानी ये कह रहे थे अकॉर्डिंग प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म में करती है। तो यहां पर भी ये एनर्जी आ रही है बंडल के फॉर्म में। अब इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी whether light incident on the metal surface, then electron receive energy of photon। ठीक, लेकिन एक कंडीशन है यहां पर, एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है, दो को नहीं दे सकता है, एक ही को देगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, या आप ये कह सकते हैं कि एक फोटॉन अपनी टोटल एनर्जी किसे दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, जंप करेगा, भागेगा बाहर, और बाहर निकलने में जो वर्क करता है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। अब एनर्जी अगर बच गई तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी कंटिन्यू। आप सिंपली कह सकते हो कि जो एच न्यू है वो दो बातों में एनर्जी खर्च हो रही है। तो यहां लिखोगे एच न्यू इज इक्वल टू क्या चीज, एच न्यू, या ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस ई के, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और अगर मान लो हम यहां पर ये कहें कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू जो एनर्जी वर्क फंक्शन है, विद एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन वर्क डन। ठीक है, अगर वर्क डन के ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देन इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज लेस देन वर्क फंक्शन, देन इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब फोटॉन की ऊर्जा अगर इस कार्यफलन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कार्यफलन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो ज्यादा है तो इसका मतलब हम W इज इक्वल टू लगा सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या, एच न्यू नॉट। तो क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट प्लस ई के, यानी ई के इज इक्वल टू हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक, हमारी ए। अब हम जानते हैं ये क्या होता है, ये हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर हो गया, और ये एच बाहर ले लिया, ये न्यू माइनस न्यू नॉट। हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि हम एक चीज पढ़ चुके हैं, क्या चीज, कि जो हमारा होता है हाफ एम, ये वी मैक्स लिखा हुआ है, इक्वल टू एच, यहां लिख सकते हो सी अपॉन लेमडा। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी, सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा, सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा का माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट, ये हो गया। ठीक, तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हाफ एम। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाफ एम डी मैक्स इज इक्वल टू एच ये एच सी, सी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सी बाहर आ गया तो हमारी इक्वेशन ये बन गई कि एच सी। ठीक है, इसी को आइंस्टीन इक्वेशन कह देते हैं। अब इसको लिख ले, जरा लिख लें पूरा कैसे क्या है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट है ना, ऊपर नीचे कुछ कटा भी नहीं है। ये बहुत छोटा सा है, और ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब देख लीजिए इसको पहले, तो इसी पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉ हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसमें। तो अब इसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब हाँ, हेडिंग हमारी थी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, ये हमको बताना था। अब इसमें पहला लॉ क्या होता है आपके हिसाब से, देखिए पहला लॉ, आप अगर आइंस्टीन की ही बात करें, जैसे अब तक जो पढ़ चुके हैं उन्हीं में से हमें बनाना है जो लॉ है वो क्या है। पहली बात तो हमने ये पढ़ी थी कि इंटेंसिटी ऑफ
जो इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, अगर उसको हम बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजिंग आती है? तो आप ये कहते हो, हमने कहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इंटेंसिटी एरिया से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इंक्रीजेस और विच आर इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आपके, ये फर्स्ट लॉ हो गया। यानी हिंदी में अगर हम कहें तो आप ये कह सकते हो, किसी भी धातु सतह पर आपतित प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ा दें तो उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और आप इसी में लिख देंगे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। ठीक है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं, इमिट इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है किस पर? इंटेंसिटी पर। ठीक है, तो पहला लॉ आपका ये हो गया। क्या बताया हमने? पहला लॉ ये बता दिया कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, इफ द intensity of incident light increase, then number of photons क्या हो जाएंगे? increases। और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, विच आर इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, दूसरी बात हम इसमें ले लेते हैं, जैसे एक चीज और भी है। क्या है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। ठीक, तो आप इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो भी समझ लीजिए कि मतलब द रेट ऑफ इमिशन, आप ऐसे कह सकते हैं द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज फ्रॉम द मेटल इंक्रीज बट their maximum kinetic energy will not increase, यानी रिमेन सेम कह सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया आपका। यानी पूरा फर्स्ट लॉ में क्या लिख सकते हो वो हमने बता दिया आपको कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस क्या हो जाएंगे? पर सेकेंड इंक्रीजेस। ठीक है ना? तो द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ जाएंगे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन बट देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। यानी किसी आपतित प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ाएं तो फोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात हमने जो कहा था कि दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि आइंस्टीन इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है? आइंस्टीन इक्वेशन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो मैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। ये हमें कहां से पता चलता है? ये हमें आइंस्टीन के इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। अब क्या क्लियर है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसी धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये दूसरा नियम है। ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। ठीक, अब तीसरे में क्या कहते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? काइनेटिक बढ़ जाएगी। भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इस इक्वेशन में क्या पता चल रहा है कि अगर हम ये भाई एच तो कांस्टेंट है, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होगा?
काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन इतने के बाद ये अगर इससे कम है तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, तब नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाओ बढ़ाओ, जब इसके बराबर हो जाएगी फिर उसके बाद जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जितनी आवृत्ति बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आपका यही मतलब हो गया। थर्ड लॉ में आप यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे थर्ड लॉ में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। ये थर्ड लॉ में आप लिख देंगे। ठीक, अब फोर्थ लॉ क्या कहता है भाई, क्या कहता है? अरे यही तो कहता है कि अगर मान लो इंसिडेंट एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से कम होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, है ना। कि अगर मान लो हम ये कहें कि इस जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, वो अगर इससे वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आपका फोर्थ लॉ क्या कहता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी, इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन इज लेस देन वर्क फंक्शन, देन डू नॉट इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर आप प्रकाश के जो फोटॉन है उनकी ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक, हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये आपका इससे फोर्थ लॉ हो जाएगा। ठीक, अब फिफ्थ वाले में क्या लिखेंगे? फिफ्थ वाले में ये लिखते हैं, क्या हो जाएगा? वो ये होता है कि अगर मान लो ऐसा है कि अगर ऐसा हो कि इसकी एनर्जी ज्यादा हो तो जैसे ही ये पड़ेगा फोटॉन वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कोई टाइम लेग नहीं होता है किस किस के बीच, इंसिडेंट लाइट और इमिट फोटॉन के बीच। ठीक है, कोई समय नहीं बीच में होता है। जैसे ही फोटॉन धातु की सतह पड़ता है वैसे ही धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, मतलब हाँ, हेडिंग हमारी थी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, ये हमको बताना था। अब इसमें पहला लॉ क्या होता है आपके हिसाब से? देखिए, पहला लॉ आप अगर आइंस्टीन की ही बात करें, जैसे अब तक जो पढ़ चुके हैं उन्हीं में से हमें बनाना है जो लॉ है वो क्या है। पहली बात तो हमने ये पढ़ी थी कि इंटेंसिटी ऑफ जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, अगर उसको हम बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजिंग आती है। तो आप ये कहते हो, हमने कहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इंटेंसिटी एरिया से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इंक्रीजेस और विच आर इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आपके, ये फर्स्ट लॉ हो गया। यानी हिंदी में अगर हम कहें तो आप ये कह सकते हो, किसी भी धातु सतह पर आपतित प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ा दें तो उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और आप इसी में लिख देंगे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। ठीक है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं, इमिट इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है किस पर, फिर इंटेंसिटी पर। ठीक है, तो पहला लॉ आपका ये हो गया। क्या बताया हमने? पहला लॉ ये बता दिया कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, इफ द intensity of incident light increase, then number of photons क्या हो जाएंगे? increases। और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, विच आर इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, दूसरी बात हम इसमें ले लेते हैं, जैसे एक चीज और भी है। क्या है कि अगर हम
इंटेंसिटी बढ़ा भी देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। ठीक, तो आप इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो भी समझ लीजिए कि मतलब द रेट ऑफ इमिशन, आप ऐसे कह सकते हैं द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज फ्रॉम द मेटल इंक्रीज बट देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल नॉट इंक्रीज, यानी रिमेन सेम कह सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया आपका। यानी पूरा फर्स्ट लॉ में क्या लिख सकते हो वो हमने बता दिया आपको कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस क्या हो जाएंगे, पर सेकेंड इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ जाएंगे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन बट देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। यानी किसी आपतित प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ाएं तो फोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात हमने जो कहा था कि दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि आइंस्टीन इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है, आइंस्टीन इक्वेशन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो मैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ये हमें कहां से पता चलता है, ये हमें आइंस्टीन के इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। अब क्या क्लियर है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द intensity of light. It depends upon the frequency of light, but it not depends upon the intensity of light. यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसी धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये दूसरा नियम है। ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। ठीक, अब तीसरे में क्या कहते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, काइनेटिक बढ़ जाएगी। वे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इस इक्वेशन में क्या पता चल रहा है कि अगर हम ये भाई एच तो कांस्टेंट है, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन इतने के बाद ये अगर इससे कम है तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, तब नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाओ, जब इसके बराबर हो जाएगी फिर उसके बाद जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जितनी आवृत्ति बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आपका यही मतलब हो गया। थर्ड लॉ में आप यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे थर्ड लॉ में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। ये थर्ड लॉ में आप लिख देंगे। ठीक, अब फोर्थ लॉ क्या कहता है भाई, क्या कहता है, अरे यही तो कहता है कि अगर मान लो इंसिडेंट एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से कम होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, है ना। कि अगर मान लो हम ये कहें कि इस जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, वो अगर इससे वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आपका फोर्थ लॉ क्या कहता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी, इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन इज लेस देन वर्क फंक्शन, देन डू नॉट इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर आपके प्रकाश के जो फोटॉन है उनकी ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक, हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये आपका जैसे फोर्थ लॉ हो जाएगा। ठीक, अब फिफ्थ वाले में क्या लिखेंगे, फिफ्थ वाले में ये लिखते हैं, क्या हो जाएगा, वो ये होता है कि अगर मान लो ऐसा है कि अगर ऐसा हो कि इसकी एनर्जी ज्यादा हो तो जैसे ही ये पड़ेगा फोटॉन वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कोई टाइम लेग नहीं होता है किस किस के बीच, इंसिडेंट लाइट और इमिट फोटॉन के बीच। ठीक है, कोई समय
नहीं बीच में होता है। जैसे ही फोटॉन धातु की सतह पर पड़ता है वैसे ही धातु से इलेक्ट्रॉन को शरीर। तो फिफ्थ वाले में आप इसमें क्या लिखेंगे? फिफ्थ वाले में ये है कि जैसे मान लो जैसे ही फोटॉन आके आता है, पड़ता है, इंसिडेंट होता है सरफेस पे और ये इलेक्ट्रॉन को मिलता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी एच एनर्जी लेगा वैसे ही ये निकलना स्टार्ट कर देगा, कोई समय बीच में बर्बाद नहीं होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे कि एज soon as a light photon incident on the metal surface, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल क्या करता है? एब्जॉर्ब, ठीक, इट्स एनर्जी एच न्यू एंड इमिट फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक, क्विकली, बहुत जल्दी। यानी आप कह सकते हो सो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में यह है कि जैसे कोई फोटॉन आकर के अगर किसी धातु की सतह पर पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू को अवशोषित कर लेता है और वो तुरंत ही धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार फोटॉन के आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय पछता नहीं होती है, कोई टाइम लेग नहीं होता है। ये आपके लॉ हो गए, ठीक है। तो ये दिया है आपके सामने, क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये समझ कि ये डायरेक्ट इस तरीके से तो एक ही दो बार पूछा गया है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको करना चाहिए इसको, कम से कम इस पे एक दो न्यूमेरिकल तो हर साल पूछा ही जाता है इस टॉपिक पे, है ना। तो इस टॉपिक को देखिए जरा क्या है और क्या नहीं है। तो क्या कह रहे हैं ये? A charged particle of mass m and charge q is accelerated by v potential difference, ठीक। Find the de Broglie wavelength। किसी आवेशित कण का द्रव्यमान और आवेश q है, ठीक है। यह v विभवांतर द्वारा त्वरित है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपने पढ़ रखा है, इक्वेशन पढ़ी है। क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था कि जैसे जो काइनेटिक एनर्जी है अभी पढ़ी थी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, वही देखो। वैसे तो कुछ भी हो हम इसको कंपेयर करा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है और एक प्लेट यहां है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना है? बी है। तो यहां से जो निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर होगी। और इसको रोक कौन रहा है? ये जो पोटेंशियल लगाया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तुमने क्या होगी? ईवी। तो ईवी और ये भाई ये इसको त्वरित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला और इसने इसको खींचा, एक्सीलरेट किया, किसने? ईवी ने। तो ईवी और हाफ वी मैक्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी हो जाएगी? आप कहोगे K इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ठीक। ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? ये वेलोसिटी वी या मैक्स नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैक्स आप नहीं लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए स्मॉल भी कर देते हैं इसको स्मॉल भी कर देते हैं, इसको स्मॉल भी कर दो, पोटेंशियल कैपिटल भी हो गया। तो इसको इतने को ले लें तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 EV अपॉन एम।
v इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 2EV अपॉन m। ये इसकी क्या आ गई, ये इसका वेग आ गया। ठीक, क्या आ गया, वेग आ गया। एक चीज हम देखें, अगर ये चल रहा है, इसका मास कितना दिया, m दिया है, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से ये जा रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा P इक्वल टू m इंटू बी। P इक्वल टू m इंटू वी हो जाता है। ठीक, अब हमें एक चीज यहां पर कह सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू उठा के ऊपर रख दें तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू अगर रख देंगे तो भाई हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो है दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी इधर भी, तो ये हो जाएगा हमारा एम वी इक्वल टू m अंडर रूट 2EV अपॉन m। ठीक, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो। तो ये भीतर ले जाए तो m v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2EV m अपॉन m, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो सकता है, तो p इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 2EV अपॉन कुछ नहीं EVM, इतना आ गया। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक वेवलेंथ जो होती है लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू क्या था h अपॉन p, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2EM v। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो हमारा ये वैल्यू आ गई। अब इसमें आप सबकी वैल्यू लगा सकते हैं, जैसे h की वैल्यू 6.6 × 34, e की वैल्यू 1.6 × 19, m की वैल्यू 9.1 × 31, इतना। अगर इन सब की वैल्यू को हम पुट कर दें तो ये हमारा फार्मूला आ जाता है, और वो फार्मूला कितना आता है, हम इसको लिख सकते हैं यहां पर, इधर लिख, ठीक है, क्योंकि वहां पर जगह है नहीं तो हम इधर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट p। कई जगह इस पर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ठीक है, और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दूसरा तरीका भी है निकालने का, अगर चाहते तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक, और कहिए तो हम आपको दूसरा तरीका बता दें। वो तरीका क्या है, जैसे k इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी होता है, k इक्वल टू हाफ एम बी होता है। हमने यहाँ पर एक तरीका ये होगा, दूसरे तरीका बताते रहेंगे। दूसरा तरीका क्या है, k इक्वल टू कितना होता है, अगर इसकी बात करें k इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और दोनों तरफ हमने इससे m से मल्टीप्लाई कर दिया, k हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, एम के हाफ, इसको लिख सकते हो एम वी स्क्वायर, एम के इक्वल टू हाफ, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम हो गया तो पी स्क्वायर स्क्वायर टू क्या होगा 2m k, पी स्क्वायर टू कितना हो गया अंडर रूट 2m k, ये चीज आ गई। अब यहीं से आप एक काम कर सकते हैं, क्या कि हमने पढ़ रखा है एक चीज, k इक्वल टू कितना EV, k इक्वल टू कितना है EV है, तो k इक्वल टू EV लगा देंगे, तो k इक्वल टू जब EV लगा दोगे तो हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, k इक्वल टू EV अगर लगा देंगे यहाँ पर तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P रहा अंडर रूट 2, तो हमारा फॉर्मूला जो आ जाएगा P इक्वल टू अंडर रूट
2n के था, ठीक, के जगह क्या आ जाएगा, ई वी आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन सी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन सी, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, एच अपॉन पी, तो एच की जगह एच रहने दो, पी की जगह कितना आ जाएगा, √2n EB, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप जो है एच की वैल्यू रख दीजिए 6.6 × 10⁻34, ई की वैल्यू रख दीजिए 1.6 माइनस 19, और एन की वैल्यू रख दीजिए कितनी, 9.1 × 10⁻31, ये वैल्यू रख दी, तो हमारा लैम्डा इक्वल टू आ जाता है 12.27 अपॉन √v या v0, जो भी है इतना आ जाएगा। v0 भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, v0 एक ही चीज होती है, ठीक। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन पूरी हो गई। अब ये इक्वेशन एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग ये समझिए क्वेश्चन हर साल आता ही है इस पर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, पहले वो हम लिखे, तो एक तो यार इतना कुत्ते भौंक रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत, दिन में इंसान और रात में और क्या, दिन में इंसान और रात में तो क्या किए, देख लो साउंड आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो जाता है इससे। हाँ, तो आइंस्टीन जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है अगर उसकी बात करें तो होता है E के इक्वल टू h न्यू माइनस W, E के इक्वल टू h न्यू माइनस W होता है, ठीक। अब हमें पता है कि E के की जगह हम एक काम और कर सकते हैं कि EV0 भी रख सकते हैं, h न्यू माइनस W, या W लिख दो बस, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्यों कट ऑफ पोटेंशियल हमने ये क्यों रखा, वो कह रहे हैं कि ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, तभी तो हम रख सकते हैं, इसकी जगह पे हमने ये रखा, ठीक। अब V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू अपॉन E माइनस W अपॉन E, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो V0 इक्वल टू h अपॉन E ब्रैकेट में न्यू माइनस W अपॉन E, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो है हम इसको कंपेयर कराते हैं किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो कंपेयर कराएंगे तो क्या है ग्राफ, इस तरह की ग्राफ, ये बनाओगे, ये y एक्सिस, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले ली हमने, x एक्सिस पे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ले ली, ये x है, क्या ली, फ्रीक्वेंसी ले ली, और तो फिर उसके बाद देखो माइनस है, ठीक, तो ये चीज ले ली, और ये ग्राफ इस तरीके से आ ये आया, ठीक है, ये ग्राफ है। और इसका अगर स्लोप निकालना चाहेंगे तो स्लोप m, h अपॉन, स्लोप m होता है, m ये क्या लिखा है, h अपॉन e, तो h अपॉन e इसका स्लोप हो गया, क्या हो गया, h अपॉन स्लोप हो गया, ठीक। अब उधर जो लिया आपने फ्रीक्वेंसी ली है, तो ये क्या हो गई, न्यू नॉट हो गई, तो जानते ही हैं। इधर क्या लिया आपने, V0 लिया है इस तरफ y एक्सिस पर, y पे क्या आएगा, y पे क्या आएगा, y पे आएगा V0, ठीक। तो ये जो वैल्यू इतनी आई माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस V0 हो गया, ये ग्राफ आपका ड्रा हो गया, ठीक है। कट ऑफ पोटेंशियल और दिख रहा है, देखो सही, हाँ लगभग ठीक है यार, थोड़ा हल्का आ गया है ना, चलो ठीक है, ठीक। तो ये ग्राफ आप बना लेंगे, स्लोप है, ग्राफ पूछा गया है इसलिए हमने बनवा दिया। अब लगभग ये चैप्टर पूरा हो गया आपका, ठीक है।